करियर किक सर्विस की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, क्या आइडिया आया दिमाग में? एक हमारे यहाँ कानपुर में एक एजेंसी है, उन्होंने एक बच्चे से 5 लाख रुपए ले लिए। ओके। मैनेजमेंट कोटे के नाम पे स्कैम कर लिया और उसका एडमिशन हुआ काउंसलिंग से। बहुत सारे काउंसलर या एजेंट्स या ऐसी कंपनीज ऐसी हैं जो फर्जीफिकेशन कर रहे हैं। उस टाइम पे भी मुझे बहुत लोगों ने धमकाया था, आज भी लोग थ्रेट्स देते रहते हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। पहली चीज तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, बिकॉज जितना खरा सोना मैं दे रहा हूँ कोई नहीं दे रहा मार्केट में। दूसरी चीज, स्कैमर्स बहुत सारे हैं, तो बच्चों को मुझे बचा के रखना पड़ता है स्कैमर्स से। इसकी सफलता के पीछे राज इसका सीक्रेट मैं बोलूंगा श्री कृष्ण को जाता है, या आप उसको हायर नहीं करो, आप जिसको फायर नहीं कर सकते। तो क्या लोग एकदम ट्रस्ट कर रहे थे या थोड़ी मुश्किल आई लोगों को इसके बारे में समझाना? पहले तो काउंसलिंग, कानपुर जैसे शहर में काउंसलिंग को समझाना ये बड़ी बात थी 2019 में। ये काउंसलिंग होता क्या है? कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का पॉडकास्ट भी हमेशा की तरह बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो हमारे खास मेहमान हैं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी हमारे लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं। मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ निखिल सचान से। निखिल सचान के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, बहुत से लोग उनसे जुड़े हुए हैं, खासतौर पर बहुत से स्टूडेंट्स उनसे जुड़े हुए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि उनका काम क्या क्या है। दरअसल वो आयुर्वेदा प्रमोटर हैं, इसके साथ साथ करियर काउंसलर भी हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर करियर किक सर्विस के फाउंडर हैं। करियर किक सर्विस जिसके बारे में अमूमन लोग जानते ही हैं, लेकिन आज हम उनसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहे हैं जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए फिर उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना बढ़िया से इंट्रोडक्शन दिया। मैं सबसे पहले निखिल जी आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे ही करियर किक सर्विस की अगर हम बात करें तो करियर किक सर्विस के बारे में आपसे पहले भी मैंने काफ़ी बार सुना है और इसके बारे में जानती भी हूँ, लेकिन मैं आज बहुत से ऐसे सवाल पूछने जा रही हूँ जो शायद लोग भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपके एजुकेशन जर्नी के बारे में पूछूंगी, क्योंकि कहते हैं कि जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं ना तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं, लेकिन जीतता वही है जब उन सब चीज़ों से जो निकल जाता है। तो एजुकेशन जर्नी कैसी रही? करियर किक सर्विस की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, क्या आइडिया आया दिमाग में? शुरुआत ऐसा कोई बिजनेस करने का माइंडसेट नहीं था मेरा। जैसे सबका रहता है कि हम अपनी कॉलेज लाइफ कंप्लीट करेंगे और कोई गवर्नमेंट जॉब करेंगे। हमारे पेरेंट्स फार्मर हैं, गांव में रहते हैं, बट रूरल बैकग्राउंड से आता हूं तो सिमिलर चीज़ है कि भैया अवेयरनेस नहीं होती है। बस जब मैंने 12th किया हुआ था तो 2015 में, और मेरी से एक सिस्टर है मेरी, 2 साल मेरे से बड़ी हैं, तो उनका 2011 में 12th हो गया था। अच्छा। तो उनकी उस समय रैंक काफ़ी अच्छी आई हुई थी, 1100 रैंक आई थी यूपीटीयू में। ओके। यूपी का एक अंदर एंट्रेंस एग्जाम होता है, अब बंद हो गया हालांकि। तो उसमें लोगों से पता किया गया भाई इनको ज़्यादा से मतलब कॉलेज कौन सा मिलेगा, सरकारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिकॉज प्राइवेट कॉलेज के नाम पे थोड़ा पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो सब ने ये डिसाइड किया कि भाई इनको तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन रहती है, चाचा ताऊ भैया की, तो वही सेम ओपिनियन हमको भी मिली। तो दीदी का क्या हुआ कि किसी प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं हुआ, ना ही गवर्नमेंट कॉलेज में हुआ, ना ही किसी ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने दिया। ओह। जबकि अगर हम देखें तो उस समय जो यूपी के अंदर का बहुत अच्छा रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जो कि कानपुर में लोकेटेड हमारे, HBTI था उस समय, अब HBTO हो गया है, तो वहाँ पे एडमिशन मिल सकता था। और वो मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, CSE की एवरेज प्लेसमेंट 10-12 लाख रुपए है। और बच्चों का एक ड्रीम होता है कि हम इस कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से मिस हो गई। सिमिलर जब मैं अपनी काउंसलिंग कर रहा था तो देन हम लोग भी गांव में ही रहते थे, तो उतना आइडिया नहीं था कि काउंसलिंग कैसे होगी, क्योंकि एक फॉर्म भरने के लिए भी 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस करने के लिए मतलब उतनी इंग्लिश स्ट्रांग भी नहीं थी कि चीज़ें उतना समझ पाए, बिकॉज 70-80 पेज का ब्रोशर आता था उस समय। आता तो आज भी उतना लंबा है, बट अब उसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई है। इन जनरल क्या होता है कि हम घर पे कही हुई बात या सुनी हुई बात पे हम डिसीजंस ले लेते हैं। तो मैंने अपनी काउंसलिंग को किया, उस समय हमको बहुत सारे कंपनीज ने अप्रोच किया, मतलब कंसल्टेंसीज ने अप्रोच किया। तो किसी ने डोनेशन के लिए ऑफर किया कि डोनेशन से हो जाएगा। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था कि भाई काउंसलिंग से एडमिशन्स होते थे इंजीनियरिंग के अंदर, और उसको बोलते थे कि हम मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि 15% मैनेजमेंट कोटे से होगा और आपका 5 लाख रुपए डोनेशन लगेगा। तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ा स्कैम था कि लोग क्योंकि नेट तो उस समय 2G और 3G चल रहा था ना, तो लोगों को पता ही नहीं था कि सर्च करके देखें कहाँ पर कि कौन सा पोर्टल है। उसके बाद तो बहुत एक इंटरनेट वाइज भी बहुत तेज हो गया, 3G से 4G में चले गए और देन अब तो 5G में आ गए हैं। तो इन जनरली लोग डायरेक्टली फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन्स भी कम हुआ करते थे उस टाइम पे, तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता था कि उसका एडमिशन मैनेजमेंट कोटे से हुआ या काउंसलिंग से हुआ है।
99% केसेस में काउंसलिंग से होता था, और जितने भी लोग काम कर रहे थे सबकी एक अपनी मोनोपोली थी कि भाई काउंसलिंग से ही करेंगे और मैनेजमेंट कोटे का रेट लेंगे और कोई डिस्क्लोज नहीं करेगा इस चीज़ को। आई एम द फर्स्ट वन कि जब मुझे भी अप्रोच किया गया तो मेरा एक फ्रेंड अर्पित था, तो उसको भी किसी ने ऑफर किया कि भाई 1.5-2 लाख रुपए लगेंगे और वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने अपना पैसे दे के एडमिशन कराया, मैंने वही सेम काउंसलिंग की तो मेरी अलॉटमेंट आ गई। अच्छा। हाँ, तो मुझे गलगोटिया कॉलेज में ईसी ब्रांच मिली 2016 में, हम्म। और उनको अलॉटमेंट एक जयपुर का कॉलेज था वहाँ पे अलॉट हुआ। अब होता क्या है कि वो प्री प्रिडिक्शन होती है। हम्म। अब इतना दिन से जैसे हम लोग कर रहे हैं, तो एक रैंक बताओ तो कॉलेज बता देते हैं, तो एक्सपर्टीज थी उनकी। तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए ले लिए काउंसलिंग के, 2 लाख रुपए ले लेते थे। एक हमारे यहाँ कानपुर में एक एजेंसी है, उन्होंने एक बच्चे से 5 लाख रुपए ले लिए, ओके। मैनेजमेंट कोटे के नाम पे स्कैम कर लिया, और उसका एडमिशन हुआ काउंसलिंग से, और वो मेरा नोन था। देन आई फाउंड कि ये सब इतना सब चल रहा है मार्केट में, मतलब लोग इसका कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया 2019 में। ओके। तो ये हैं 2-3 चीजें जिसको लेकर मैं इस दुनिया में एंटर कर गया काउंसलिंग की। अदरवाइज तो मैं भी अपना बीटेक कर रहा होता और कहीं पे प्लेसमेंट लेके जॉब कर रहा होता। लेकिन ये मैं कहूंगी कि ये बहुत प्रैक्टिकली आपने स्टार्ट किया, क्योंकि आपने चीजें देखी, खुद आपने महसूस की कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बाद आपने हाँ, स्टार्टअप किया। मार्केट प्रॉब्लम जो समझ में आया उसको हाँ। लेकर फिर हमने स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि जो लोग हमारे टच में आएंगे एटलीस्ट उनको हम सही से कराएं काउंसलिंग, उनके साथ स्कैम नहीं हो। बट धीरे धीरे मैं इन्वॉल्व हो गया उसी में। प्रैक्टिकली जब होता है तो और अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाते हैं, क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी हुआ होता है। अच्छा, करियर किक सर्विस की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बताया कि स्टार्टअप किया, सब कुछ कुछ देखा, उसके बाद स्टार्टअप किया, तो इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? क्या आपने सोचा हुआ है आने वाले 5 सालों में? आप खुद को कहाँ देखते हैं? अभी हमारी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, हमारे कानपुर में 2 ऑफिसेस हैं। एक में हम लोग जो कंप्लीट चैनल का वर्किंग करते हैं, और एक में हमारे पास में 100 लोगों की टीम है। ओके। और एक हमारा ग्रेटर नोएडा में है, अभी मैंने लास्ट ईयर यहाँ पे ब्रांच ओपन किया हुआ था। और एक अपकमिंग हमारा बनारस में आने वाला है, और हमारा कोटा का भी टारगेट है, ओके। ताकि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक रीच आउट करें। और एटलीस्ट करियर किक का एक ही उद्देश्य हमेशा से रहा है कि जो बच्चे की जो स्कोरिंग आ रही है उसको एक अच्छा कॉलेज मिले, और प्लस हमारे वो टच में रहता कि उसको हम टिल कंप्लीशन ऑफ कोर्स तक गाइड कर पाए। जो एक पेरेंट्स का अपना एक ओपिनियन होता है कि हम हमारा बच्चा एक अच्छे कॉलेज में जाए, उसकी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। जब बच्चा टच में आता है तो दिन हम उससे कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट हो जाता है। तो मुझे उसको समझाना भी पड़ता है कि यार तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो, या आप मेरी सिस्टर की तरह हो, तो आपको ना और थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। मस्ती ठीक है, मस्ती वाला पार्ट हम पेरेंट्स से मैनेज कर लेंगे, बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। प्लेसमेंट्स के लिए बच्चे हमारे पास में आते हैं। जब 2019 से अब तो 25 चल रहा है, तो जो हमारे एडमिशंस फर्स्ट बैच में कराए हुए स्टूडेंट थे वो तो पास आउट हो गए सारे। अच्छा। उनमें से कुछ की प्लेसमेंट नहीं हुई। अब दिक्कत आने लगी इंटर्नशिप की। तो मैंने फिर एक एनटेक्जी कंपनी बनाई, एनटेक्जी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें से हम लोग पूरी आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, जिसमें से वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, तो बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स उस पर आके इंटर्नशिप भी करते हैं। अच्छा। और हम उनको अच्छा खासा इंटर्नशिप भी पे कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक टाइम पे कमिटमेंट किया था कि आप जितना मुझे काउंसलिंग फीस पे कर रहे हो उसका आप मेरे से 10 गुना इंटर्नशिप में ले जाना। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का एक जो प्यार है वो बहुत ज्यादा आपको मिल रहा होगा इसमें। हाँ, बहुत बच्चों को बहुत फेथ है, बहुत पेरेंट्स का भी। मेरी 40% यूट्यूब की व्यूवरशिप पेरेंट्स की है। हाँ, गुड 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 गुड। अच्छा, अगर अब बात करें करियर किक सर्विस की सफलता की, तो इसकी सफलता के पीछे राज क्या है? कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ तो सीक्रेट होता है, तो क्या सीक्रेट? इसका सीक्रेट मैं बोलूँगा श्री कृष्ण को जाता है ना? और बहुत इन जनरली आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे कि भाई 2 दोस्त या 3 दोस्त एक कंपनी को नहीं फाउंड कर सकते, उसको चला नहीं कर सकते हैं, ये एक जगह काम नहीं कर सकते हैं, या आप उसको हायर नहीं करो, आप जिसको फायर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। ये मतलब बड़ा मार्केट ट्रेंड है। और मेरे पास में करीब 6-7 दोस्त ऐसे हैं, 6 to 7 है, जो बहुत डेडिकेटेडली इस पे काम करते हैं, और सबका डिपार्टमेंट डिवाइडेड है। गुड। और बैक एंड पे है, अब ऑलमोस्ट दोनों ऑफिस की मिला लेंगे तो 150 लोगों की टीम है। और बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आए कोविड में, वो भी फेस किए सबने मिलके। और मुझे लग रहा है कि कोविड का दौर तो बहुत स्ट्रगलिंग रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि हम लोग बहुत लॉस में भी चले गए थे। तो मुझे नहीं लग रहा था कि हम दोबारा स्टैंड ले पाएंगे। दोबारा स्टैंड हुए, फिर 1-2 दोस्त मेरे और ज्वाइन कर लिया। तो फिर जब टीम होती है तो फिर हौसला बढ़ जाता है। और फिर दोस्तों की टीम तो अलग ही बात है। हाँ हाँ, और मतलब काम भी कर रहे हैं और अपना लाइफ भी उस साथ में एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं। बिकॉज बच्चों का भी बहुत प्यार मिला मुझे, बहुत सपोर्ट मिला। बिकॉज जब से मैंने मेडिकल की काउंसलिंग करी हुई है, तो मेडिकल में मुझे बच्चों ने बहुत बहुत फेथ दिया है। अब इतना हो गया है कि अगर कोई भी एक छोटी सी चीज़ मेरे से गलती हो जाती है तो मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होती है। नहीं। मुझे लगता है वो मेरे घर के, अगर मैं कुछ भी गलत करूंगा तो उनके साथ गलत हो जाएगा। तो कुछ भी ऐसा बिल्कुल भी हम लोग नहीं करते हैं।
और जो भी मार्केट में ऐसा कुछ हो रहा होता है तो उसको हम तुरंत अवेयर करते हैं कि भाई ये स्कैम चल रहा है, आप इससे बच के रहो। ठीक है। जैसे अब एक सवाल मेरे मन में है, जैसे कहते हैं कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम्स हमें ज़रूर फेस करनी पड़ती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जब आपने इसकी शुरुआत की, करियर किक की, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आई? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि लोगों को जब पहुंच रहे थे लोगों के पास, लोगों को समझा रहे थे, तो क्या लोग एकदम ट्रस्ट कर रहे थे या थोड़ी मुश्किल आई लोगों को इसके बारे में समझाने में? मैं बोलूँगा कि लोग पहले तो काउंसलिंग, कानपुर जैसे शहर में काउंसलिंग को समझाना ये बड़ी बात थी 2019 में, कि भैया काउंसलिंग होता क्या है? ऐसा क्या करोगे कि आप हाफ एन आवर के 1100 रुपीज़ चार्ज करते हो काउंसलिंग में? तो वहाँ पर थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आई, बट उसके बाद से, बिकॉज़ मैं यूट्यूब का पहला क्रिएटर था जो काउंसलिंग को लेकर वर्किंग कर रहा था। गुड। मेरा देखा-देखी में बहुत सारे लोग और भी आ गए, हुँ। तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। फिर बहुत सारी जो बड़ी-बड़ी एडुटेक कंपनीज़ हैं, जिनको फंडिंग मिली हुई है, तो उन्होंने भी काउंसलिंग को इम्पोर्टेंस दिया। तो फिर एक आज के टाइम पे तो एक पूरी लॉबिंग डेवलप हो गई है। बहुत सारे ब्रांड्स इस पे काम कर रहे हैं, तो अब मुझे मज़ा आता है काम करने में। हुँ। यानी मतलब प्रॉब्लम्स आई लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई। हुँ। पहली साल जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया तो मैंने 50,000 रुपए से स्टार्ट किया था। पेरेंट्स से 50,000 लिए, 50,000 दोस्तों से लिए थे। 2019 में मैंने 50 लाख कमाए थे। 21 और 22 में 2 साल कोविड में चले गए। फिर उसके बाद में 23 में हम लोगों ने बहुत अच्छी वर्किंग करी, और 24 में ऑलमोस्ट, 23 में हम लोगों को 50 सीआर टच कर गया था, जिसमें से हम लोग बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं। और मतलब ये नेटवर्थ मैं आपको बता रहा हूँ, जो आज के टाइम पे हमारा स्टार्टअप वैल्यू रखता है। तो बड़ा जब विज़न देखोगे तो प्रॉब्लम्स तो आती हैं। हुँ। बीएमएस की अगर बात करें तो बीएमएस और आयुर्वेद एजुकेशन के बारे में पूछ रही हूँ कि इसके भविष्य को लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये एक प्रॉमिसिंग करियर विकल्प आपको लगता है? आपका खुद का क्या कहना है इस अ, पे? बहुत अच्छा करियर ऑप्शंस हैं, लोगों को पता नहीं है। हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं कि बहुत सारे कोर्सेस ऐसे हैं कि जो बच्चों को पता ही नहीं है। हुँ। जैसे कि बीएमएस का नाम जो पहले लोग सुनते थे तो सोचते थे कि झोला छाप डॉक्टर बनेगा। हुँ। तो मेरी शुरुआत कैसे हुई बीएमएस में, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेरी माताजी को सियाटिका हो गया था। ओके। तो बैकबोन में उनको प्रॉब्लम रहती थी। डॉक्टर ने उनको फॉर लॉन्ग लाइफ उनको बेड रेस्ट ही बोला था। ऑपरेशन के बाद भी ऐसी कोई गारंटी नहीं थी कि वो ठीक हो जाएंगी। ठीक। करीब वो 3 साल तक बेड रेस्ट पे रही। हम लोग बहुत परेशान हुए, सब जगह दिखाया। तो एक 65 रुपए की एक पतंजलि की एक क्वाथ आती है, उससे वो ठीक हो गई। अच्छा। हाँ, 65 रुपए से। और हम लोगों ने बहुत पैसे भी खर्च करे। तो देन आई फाउंड इट कि यार कि आयुर्वेदा है क्या? हुँ। इतना क्या, मतलब कि जो एलोपैथ का बना हुआ डॉक्टर नहीं रिजॉल्व कर पा रहा, तो आयुर्वेदा वाले ने कैसे कर दिया। उसमें तो कोई कोई डॉक्टर आया भी नहीं। वो एक मुझे कोई लीफलेट दे गया था पतंजलि का, कि उस पे आगे प्रॉब्लम्स लिखी थी और आगे उसका मेडिसिन लिखा हुआ था और आगे रेट भी लिखे हुए थे। हुँ। तो वो हम लोगों ने अरेंज किया और वो ठीक हो गई। तो देन आई फाउंड इट कि आयुर्वेदा क्या है, कि फिर आयुर्वेदा में हम लोग इंटर कर गए। तो आयुर्वेदा एक बहुत पुरानी और बहुत अच्छी पद्धति है। एलोपैथ इज आल्सो कम फ्रॉम आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का काम ये है कि जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, तो वो उस चीज़ को वेलनेस करते हैं, उस चीज़ को ठीक करके रखते हैं ताकि प्रॉब्लम ही ना हो। एलोपैथ में क्या है कि प्रॉब्लम हो गई तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, तो उससे क्या है, या तो रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, या उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेदा में क्या करते हैं कि उसको जड़ से खत्म कर देते हैं, कि वो होगा ही नहीं। तो वो जो बैक एंड वर्किंग है वो सिर्फ आयुर्वेदा में, वो बाकी मेडिसिन में नहीं। वो कभी भी उभर सकता है, लेकिन आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट किया वो उभरता नहीं। आयुर्वेदा से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि आयुर्वेदा प्रमोटर भी आप हैं और मुझे लगता है कि आप तब से ही जुड़े हुए हैं जब लोग, मुझे लगता है, बहुत जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते थे। हाँ, आयुर्वेदा पे तो एकदम नहीं कर पाते हैं लोग। लोगों को लगता है कि आयुर्वेदा मतलब अभी बहुत स्लोली काम करेगा, तो अभी हम किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, जो अगर हम जैसे आप कहें कि फ़ीवर हुआ, तो हमने कोई भी एक गोली खा ली कि शाम तक बुखार उतर गया। तो लोग आयुर्वेदा पे एकदम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आपका ये कैसे रहा आयुर्वेदा का जो सफ़र रहा? मेरे तो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल, मदर से बढ़ के तो कुछ नहीं होता किसी की लाइफ में। मेरे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जो हम प्रॉब्लम 3 साल 4 साल से फेस कर रहे हैं, और वो किसी एक, ₹65। हाँ, 65 रुपए के क्वाथ से ठीक हो जाए, या महीने भर के पेशेंस रखने से ठीक हो जाए। मैं लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आयुर्वेदा को जरूर अपनाएं, हुँ। क्योंकि आयुर्वेदा का कोई भी ड्रॉबैक नहीं किसी भी चीज़ का। हुँ। और मतलब अब तो मैं उसके मेडिसिन में भी चला गया हूँ, बिकॉज पंचकर्मा वगैरह होता है, तो वो लोगों को कराना चाहिए। हुँ। और मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट है, इतना प्योर ट्रीटमेंट है, अगर आप एक बार लेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये तो बहुत बढ़िया है। इनफर्टिलिटी का भी है उस पे, लोग आईवीएफ वगैरह कराते हैं। अगर आप इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आयुर्वेदा से लीजिए, आपको बहुत कम पैसों में हो जाएगा, और मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। और मुझे एक डॉक्टर ने भी अभी रिसेंट में बताया कि इनफर्टिलिटी को लेकर, कि अगर आप पहले आयुर्वेदा का ट्रीटमेंट लो और उसके बाद आप आईवीएफ कराओ, तो कराने के सक्सेस रेट भी ज़्यादा हो जाते हैं। गुड, गुड।
बहुत सारे हॉस्पिटल्स आज के टाइम पे आयुर्वेदा को मर्ज भी कर रहे हैं मॉडर्न मेडिसिन से। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे अगर हम बात करें, अब आप भी गाँव से बिलॉन्ग करते हैं और वहाँ से उठकर आपने इतना कुछ किया है। अगर हम बात करें उच्च शिक्षा की गाइडेंस की, क्योंकि वहाँ के अगर हम बात करें रूरल एरिया में, तो वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है ये सब कुछ। लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो करियर किक इन बच्चों तक कैसे पहुँच रहा है? कैसे काम कर रहा है हम वो? लोग यूट्यूब के थ्रू पहुंच रहे हैं, और आज के टाइम पे तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे मुझे मतलब जगह कोने कोने से देखते हैं। हुँ, जब कोई मुझे बता देता है कि सर मैं बिहार से आया हूँ, और वो मेरे से मिलने आ जाता है ऑफिस के बाहर, तो मुझे लगता है कि अरे यार इतने दूर का बच्चा कोई देख के आ रहा है। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स है। मतलब मेरे पास में 2019 में एक बच्चा तेलंगाना से आ गया था अपने पेरेंट्स को लेके। तो मुझे समझ में आया यार ये तो बड़ा इन्फ्लुएंसिंग है, मतलब बहुत जिम्मेदारी का काम हम कर रहे हैं, कि मतलब जिसमें बच्चे को बहुत सही कन्वे करना है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि हम उसके आँख में आँख डाल के जो डे 1 में देख रहे हैं, हम वैसे ही उसको देखें। हुँ। और जैसे आपने कहा स्टूडेंट्स जो है ना, तेलंगाना से अगर आपके पास कोई आया है, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले भविष्य हैं हमारे। हाँ, स्टूडेंट्स जो हाँ, हैं, ये हाँ। आने वाले भविष्य हैं। और अगर आपके पास पहुँच रहे हैं और आपके थ्रू आज वो अच्छे-अच्छे कॉलेजेस में हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो घर जाके भी दुआएँ देते होंगे उनके पेरेंट्स आपको, बेटा तुम्हारा बड़ा भला हो। उन्हीं की दुआएँ हैं कि हम बहुत सारे बच्चों तक रीच कर पा रहे हैं, और वो माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं। हुँ, और मैं आपको बताऊँ कि हाल ही में वो कभी भी आते-जाते ट्रेन सफ़र में मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को मिल जाते हैं, तो वो वहाँ पे भी ज़रूर मेरे बारे में बताते हैं, जब कभी बच्चों का डिस्कशन होता है। हुँ, तो बहुत सारे पेरेंट्स भी मेरे पास में ऐसे आए, तो उन्होंने बोला कि एक वो मतलब एक मेरे जानने वाले हैं, मुझे ट्रेन पे मिले हुए, तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। फिर मैंने सर्च किया, और देन मैं आपके पास में आ गया। बिल इस पे एक चीज़ का और इनिशिएटिव गवर्नमेंट को जाता है। हुँ, गवर्नमेंट का ये जाता है कि जब से मैं आयुर्वेदा कर रहा हूँ, और या आप कह लीजिए कि जब से गवर्नमेंट भी कर रही है, हुँ, तो दोनों ने मिलकर खूब प्रमोशन पे भी वर्किंग की हुई है, और अवेयरनेस पर की हुई है। और मैं बोलूँगा मोदी जी और योगी जी इस पे दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। बिकॉज़ इससे पहले एक अथॉरिटी थी, जो कि सीसीआईएम हुआ करती थी। उस टाइम पे पैसा दो, परमिशन ले लो, ये चलता था। अब वो चेंज हो चुका है। अब आपको फैकल्टी भी रखनी पड़ेगी, और आपको पूरी नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने सीसीआईएम को चेंज करके एनसीआईएसएम कर दिया है। ओके। और आज के टाइम पे परमिशन का प्रोसेस इतना अच्छा हो गया बीएमएस कॉलेज का, कि आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो कंप्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते हो। वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, रघुराम भट्ट सर हैं, और बहुत सारे लोग हैं, पुजारी सर हैं। तो मतलब इन लोगों की इतनी अच्छी विज़न है कि आयुर्वेदा में वो 1% का मिलावट नहीं करना चाहते हैं। तो थैंक्स टू ऑल दीज़ अथॉरिटीज़ ऑल्सो। हुँ, ठीक है। काउंसलिंग का अगर मैं असली मतलब पूछूँ आपसे कि असली मतलब इसका क्या होता है? उसके बारे में थोड़ा-सा। काउंसलिंग का असली मतलब ये है कि आप एक ऐसी डायरेक्शन में जाएँ जिस पे आप फ्यूचर में ग्रो कर पाएँ, हुँ, अपने आप को एनहांस कर पाएँ, जिसमें बच्चों को नहीं पता होता है कि हम करें क्या? हुँ, वो कोई भी करियर ऑप्शंस ले लेगा, बिकॉज़ जो 18 से 22 के बीच की एज जो होती है ना, जो 12th के पास आउट होने के बाद वाली होती है, वो बड़ी ग्रोइंग एज होती है। हम जो भी सीख रहे होते हैं, हम उसी के बीच में सीखते हैं। हुँ, उसके बाद में तो हमारे बैड एक्सपीरियंस ही मुझे सिखाते हैं। हुँ, तो अगर उस टाइम में हम अच्छा डिसीजन ले लें, कोई एक अच्छे कोर्स को सिलेक्ट करें, या हम एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को भी समझें हुँ, कि मुझे अच्छे से इस चीज़ को इतना प्रायोरिटी पे लेके चलना है। अब बात रही काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग है क्या? कि काउंसलिंग एक तो ये हो गया कि भाई हमको कोर्स सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ गई, तो वहाँ पर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग तो टाइम टू टाइम ज़रूरत पड़ती रहती है, जब-जब लोग कन्फ्यूज़ होते हैं मेरे पास में, तब-तब आते हैं। अब एक तो ये हो गया कि लोग ये वाला काउंसलिंग तो सारे लोग जानते हैं कि कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो देन काउंसलर के पास चले जाओ, कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। एक काउंसलिंग है कि जब जेईई और नीट का रिजल्ट आता है, उसके बाद में ऑनलाइन एक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू ऑनलाइन अलॉटमेंट होते हैं। जैसे जेईई की अलॉटमेंट जोसा काउंसलिंग के थ्रू होती है, नीट में एमबीबीएस की अलॉटमेंट एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू होती है, आयुर्वेदा का डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू होता है। ये कंडक्टिंग अथॉरिटीज़ हैं, लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है। एग्जाम कोई और करा रहा है, काउंसलिंग कोई और करा रहा है, तो बच्चे वेबसाइट ही नहीं ढूंढ पाते हैं। बहुत बार क्या हुआ कि आयुर्वेदा में बच्चे ने इनरोल कर दिया, उसको एमबीबीएस में लेना था। ओके। तो ये बहुत लैकिंग है। तो वो जो 4 मंथ का प्रोसेस होता है ना, रिजल्ट आने के बाद भी बच्चे का एडमिशन नहीं कंफर्म हुआ है। वो परेशान हो रहा है कि अब मुझे मिलेगा क्या? और उसको कोई भी बता भी नहीं पा रहा सटीक, बिकॉज़ ये एवरी ईयर अपडेट हो रहा है। गवर्नमेंट सीट्स बढ़ाती जा रही हैं, कुछ ना कुछ रूल्स चेंज होते जा रहे हैं, और नई-नई चीज़ें एक्ज़ीक्यूट हो रही हैं। तो वो अपडेट का खेल है। तो जितना आप अपडेटेड रहेंगे, मैं बच्चों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, या पेरेंट्स भी हैं, कि भई आपने तैयारी बहुत अच्छे से कराई, रिजल्ट्स अच्छे आए उसके, काउंसलिंग का जो ऑनलाइन एक्टिविटी प्रोसेस है, घर में किसी ने नहीं किया होगा, बिकॉज अगर किसी ने किया भी होगा तो वो अपडेट हो गया होगा। तो आप उसको बहुत सीरियसली करो, उसकी जो गाइडलाइंस आते हैं आप वो पढ़िए, हुँ, ताकि आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। मैं आपको एग्जाम्पल के टर्म्स में बताता हूँ। बच्चों की अलॉटमेंट आ गई, आईआईटी आईआईटी में मिल गया उसको, हर साल एक दो बच्चों का निकलता है। हुँ, अब
ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल में एक विड्रॉल का ऑप्शन होता है। अब वो हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसने विड्रॉल पे क्लिक कर दिया, उसको पता ही नहीं कि हम विड्रॉ हो जाएंगे, उसको मिला हुआ आईआईटी बाहर हो गया। जोसा की काउंसलिंग से आप एक बार बाहर हो गए, दोबारा एंटर नहीं कर सकते हो। सिमिलर चीज से एमबीबीएस में भी है। एमबीबीएस की भी काउंसलिंग में ऐसा है कि अगर आपको अच्छा कॉलेज लेना है, उसमें बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि कहीं आपको एक जगह सीट लॉक करना ही पड़ेगा, 2 सीट आप पैरेलल नहीं लेके चल सकते हो। तो पेरेंट्स को पता ही नहीं इतना सब कुछ, बेचारे जब फंस जाते हैं तब वो ढूंढना शुरू करते हैं कि अरे यार ये क्या है, ये नया है, क्या आ गया। और मैं आपको बताऊं कि कुछ रूलिंग भी ऐसी है कि जो हर साल अपडेट करते हैं, हम लोग हमेशा यूट्यूब पर बोलते रहते हैं कि भाई ये ठीक होना चाहिए। बहुत सारे लूपहोल्स भी हैं, बिकॉज आज के टाइम पे काफ़ी कुछ अपडेट हो गया है हम लोगों के अकॉर्डिंग। बिकॉज हम लोगों ने तो वो दौर भी देखा है कि जब बच्चे लाइन लगा के काउंसलिंग करते थे, अब आज का दौर है कि पूरा डिजिटल हो रहा है। तो ये पेरेंट्स को बड़ा इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। वो मतलब किसी की कही हुई बात या सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं करें, उस डॉक्यूमेंट्स को देखें जो उनकी ब्रोशर पे दी। आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है निखिल जी, तो अब हम देखते हैं कि चाहे इंस्टाग्राम ले लें, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, कुछ भी ले लें, तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ जो हैं, बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग होती हैं, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं। तो मैं ये बड़ा सीधा-सा पूछना चाह रही हूँ कि काउंसलर में और एक इन्फ्लुएंसर में अंतर क्या होता है दोनों के बीच में? काउंसलर आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएंगे। हुँ, और बात रही इन्फ्लुएंसर की, कि आजकल तो छोटे इन्फ्लुएंसर भी बड़े इन्फ्लुएंसर है, हर एक दूसरे घर में इन्फ्लुएंसर पाया जाता है। और काउंसलर बनना भी बड़ा आसान है, दोनों बनना बहुत आसान है। हुँ, बट मुझे लगता है कि जैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, हुँ, तो मैं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से अदा कर रहा हूँ। अगर किसी ने मेरे ऊपर ट्रस्ट किया हुआ है, तो उसकी हम काउंसलिंग भी अच्छे से कर रहे हैं। हुँ, और उसको जो भी डिलीवर करना है, इट्स मीन कि उसके जो लाइफ के लिए जो अच्छा होने वाला है, हुँ, या जो हम अच्छा इनिशिएटिव दे सकते हैं वो दे रहे हैं। बहुत सारे काउंसलर या एजेंट्स या ऐसी कंपनीज ऐसी हैं जो फर्जिफिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको इनिशियल, मेरी शुरुआत ही वहीं से हुई। उस टाइम पे भी मुझे बहुत लोगों ने धमकाया था, आज भी लोग थ्रेट्स देते रहते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। बिकॉज बच्चे तो बड़े मतलब नाजुक होते हैं, तो उनको तो कोई भी अगर बोल दे कि भाई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, आईआईटी मिल जाएगा, तो तुरंत पैसा देने के लिए रेडी हो जाते हैं। लास्ट टाइम नीट के एग्जाम के बारे में भी सुना होगा, बहुत सारा स्कैम हुआ था। बहुत सारे मतलब एजेंट्स उठाए भी गए, जेल में भी हैं, सीबीआई इंक्वायरी भी उस पे हुई। नीट ने अपने सिस्टम को इन्हेंस किया। तो भाई आप, जो मुझे लगता है कि आप किसी एक अच्छी एजेंसी पर फेथ करिए, किसी भी काउंसलर पर मत करिए। काउंसलर तो मतलब कोई भी सुबह से कॉल करना शुरू कर देगा, वो भी काउंसलर बन सकता है। बट वो नॉलेज कितना रखता है, हुँ, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस, वो बड़ा प्रायर है। उसने अपनी लाइफ में कितने बच्चों का भविष्य बनाया है, हुँ, वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, पता चला किसी ने पहली बार ही वो आपको काउंसलिंग कर रहे हैं, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। ऐसे ही। या उनका इंटेंट अच्छा नहीं है, हुँ, उन्होंने आपसे पैसे ले लिए, आपकी अलॉटमेंट करा दी, किसी ऐसे कॉलेज में भेज दिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे जाते ही नहीं हैं। जाते हैं। उसकी प्लेसमेंट भी नहीं होगी अच्छे से, वहाँ पे टीचर भी नहीं, फैकल्टी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मुझे फेथ किस पे करना है। तो काउंसलिंग जो है वो आपका पैशन है, आपका इंटरेस्ट रहा या फिर बिज़नेस है, किस तौर पर लेकर जा रहे हैं? बिजनेस तो मैं नहीं बोलूँगा, हुँ, और मैं बोलूँगा कि मैंने तो एज एन लाइफ में कुछ हैपन हुआ, मैंने उसको सीखा, रिजॉल्व करने की कोशिश करी। एक पैशन आप कह सकते हो, बिकॉज मैं कभी बोर नहीं होता हूँ किसी से मिलने के लिए। अगर मेरे पास में कोई बच्चा आज भी फिजिकली आके मिलता है, तो मैं कितने भी इंपॉर्टेंट काम में हूँ तो मैं उससे मिलता जरूर हूँ। हुँ, मतलब जिस दिन ऑफिस में रहते हैं तो उस दिन का ये शेड्यूल है कि अगर कोई बच्चा आएगा तो उसका काउंसलिंग मैं ही करूँगा, कोई और नहीं करेगा। हुँ, तो पेरेंट्स से बात करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, तो वो बड़ा सुकून देता है कि यार चलो ठीक है, इसको बता देना, अगर ये मान जाएगा तो उसके साथ में बहुत अच्छा होगा। मतलब बहुत बच्चों ने मेरे ऊपर फेथ किया 2017 में, जब मैं नॉर्मल ऐसे ही करता था काउंसलिंग। 19 में मैंने कंपनी बनाया, तो उससे पहले भी हम 16 के बाद से अपने बीटेक के थर्ड सेमेस्टर से कर रहे हैं, 2017 से। तो मेरे टच में उस समय एक स्टूडेंट थी, बहुत सारे बच्चे आए और मैंने उनको हेल्प करी। तो बहुत सारे लोग तो एक रिलेशन रखना ख़त्म कर देते हैं। हुँ, एक स्टूडेंट थी नेहा पांडे, तो उसके भी पेरेंट्स के साथ में ये दिक्कत थी। वो लोग एक बहुत रूरल बैकग्राउंड से आते थे, तो उनको भी आइडिया नहीं था। तो उसके भी पेरेंट्स ने मना कर दिया कि भाई इंजीनियरिंग तो देखो हम नहीं कराएंगे सर, बिटिया की शादी करनी है, तो मैंने पैसे उतने जोड़ के रखे हुए हैं। तो मैंने बोला कि सर आप इसको पढ़ा दोगे तो देन लाइफ में अच्छा कर लेगी, और फॉर लॉन्ग लाइफ वो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो पैसे उसके दहेज में काम आ सकते हैं, उसके लाइफ में काम नहीं आएंगे। तो उन्होंने हालांकि मेरी बात को माना और उसको इंजीनियरिंग के लिए अलाउ किया। उस बच्चे का मैंने जो रूट मैप बनाया था, मैंने उससे कमिटमेंट किया था, बेटा अगर इस प्रोसेस से आप चलोगे तो आपको 40-50 लाख की प्लेसमेंट तो लग ही जाएगी। मुझे लग रहा है कि अभी नवंबर या दिसंबर में मेरे पास उसका मैसेज आता है। उसने आईआईटी इलाहाबाद से बीटेक करा। ओके, बीटेक करने के बाद उसने आईआईटी पटना से एमटेक किया,
और उसकी माइक्रोसॉफ्ट में 50 LP की पैकेज लगी है, सी इज द हाईएस्ट पैकेज फ्रॉम IIT पटना। ग्रेट। तो वो जब उसने मुझे मैसेज किया, उसने इतना लंबा चौड़ा मुझे मैसेज किया, उसमें मैं भेजूंगा अभी आपको। तो उसने बोला कि सर अगर आपने मुझे उस दिन नहीं गाइड किया होता तो हम आज यहाँ पे नहीं होते, बिल्कुल। और आपने जैसे बताया हम वैसे करते गए हैं। आगे मुझे अगर फिर भी कुछ पूछना होगा तो हम आपसे जरूर पूछेंगे। तो ये तो मतलब बड़ा एक अच्छा पल होगा जब आपको लगा कि मैंने समझाया और उसके बाद आज वो बंदा कहाँ पे है। हाँ हाँ, तो ये तो एक प्राउड वाला मोमेंट है आपके लिए बड़ा। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा है। हम उस बच्चे से अभी आज तक नहीं मिले। अच्छा। हाँ, अभी भी नहीं मिले हुआ। तो मैं उसको हमेशा बोलता रहता हूँ कि कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो तो पूछ लो, टीम से पूछ लो या मेरे से डिस्कस कर लो। और मैंने जित एक ऐसे नहीं है, मेरे पास में से बहुत सारी स्टोरीज हैं। हम्म। तो जिसको भी मैंने जो भी रूट मैप बनाया हुआ है, बिकॉज मेरी एक अच्छी ऑब्जर्वेशन ये है, ऊपर वाले का दिया हुआ है, कि अगर मैं किसी की स्ट्रेंथ उसको बता दूं और उस चीज को महसूस कर ले, हम्म। वो फिर उसी रफ्तार से चलने लगे अच्छा। और वो फिर बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाता है। हम्म। ऐसे बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं, बहुत मतलब उनका हमेशा पेरेंट्स का भी आता रहता है, मतलब पेरेंट्स खुद लेके आ जाते हैं। हम्म। वो अपने, अगर मैंने किसी एक बच्चे की काउंसलिंग करी हुई है तो वो अपने पूरे रिलेटिव की जिम्मेदारी लिए हुए कि सर अब कोई भी बच्चा आएगा तो हम आपके पास लेके आएंगे। इंजीनियरिंग में सिर्फ आईआईटी और मेडिकल में सिर्फ एमबीबीएस है या फिर इसके अलावा कोई अदर ऑप्शन भी है? नहीं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में तो मल्टीपल डाइवर्सिटाइज ऑप्शन है। मतलब IITs हैं, NITs हैं, ट्रिपल IITs हैं, गवर्नमेंट रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं, बिट्स पिलानी है, मणिपाल है, VIT है, लॉट ऑफ रिनाउंड इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई अगर बच्चा जाए तो वहाँ से कुछ ना कुछ गेन करके निकले, डिग्री और प्लेसमेंट करके नहीं निकले, इतना सीख लेना कि उसको आगे पढ़ना नहीं पड़े, जो मुझे लगता है। अब बात रही मेडिकल की, अगर वो नीट एग्जाम देता है तो भाई उसके बाद MBBS। नीट का मतलब सिर्फ MBBS से नहीं है, उसके अंदर और भी कोर्सेस हैं। नीट के बाद बच्चा BDS भी करता है, और BAMS भी करता है, BHMS भी करता है, BUMS भी करता है। ये वो कोर्सेस हैं कि अगर बच्चा नीट क्वालिफाई है तो उसके लिए अप्रोच कर सकता है, हम्म। बिकॉज उसका एक काउंसलिंग प्रोसेस है, वो उसको इनरोल करेगा। मतलब इट्स मीन कि जितनी भी डॉक्टरेट डिग्री कोर्सेज हैं वो सारे नीट क्वालिफाई स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो अलग अलग मेडिसिन है, एलोपैथ है, आयुर्वेदा है, यूनानी है, होम्योपैथिक है। तो आपको जो भी मेडिसिन में इंटरेस्ट है, आप जो उसमें भी एडमिशन लेना चाह रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हम्म। और मैं बोलूंगा कि जो आयुर्वेदा है या होम्योपैथिक है, इनमें यार तो खाली पड़ा हुआ है कि आप अचीव कर लो, दुनिया की जो चीज अचीव करनी है अचीव कर लो। हम्म। पतंजलि 2004 में बहुत छोटी सी कंपनी थी। हाँ। आज के टाइम में मतलब मुझे लग रहा है कि सिर्फ आयुर्वेदा में 1300 करोड़ की बन चुकी है। हम्म। आयुर्वेदा में आप सोचिए, 2004 में तो मुझे लग रहा है कुछ 65-70 CR की कंपनी हाँ। थी, बहुत छोटी थी। सिर्फ आयुर्वेदा की बात कर रहा हूँ, वैसे तो उनका बहुत बड़ा डोमेन वर्सेटाइल हो गया, अब तो हर एक उस पे आ गए हैं। तो अगर कोई भी अपना स्टार्टअप भी आज के टाइम पे रन करता है, शार्क टैंक पे भी अगर आप देखते होगे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स आयुर्वेदा के आने लगे हैं। तो दिस इज द रीजन कि आप करो यार, नई डॉक्टर बन रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना सीख लो वहां से, उतने उस मेडिसिन के बारे में समझ लो, आप उसको स्प्रेड करो। अभी तो पूरा मार्केट खाली पड़ा है, कोई कंपटीशन नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। करियर किक जो है वो स्कॉलरशिप भी देता है क्योंकि बड़ा सुना है मैंने कि आपने बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ऐसे काम किए हैं कि जो असहाय हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपने हाँ, बहुत। स्कॉलरशिप हम लोग हर साल करते हैं। हम लोग एक सेमिनार करते हैं शिक्षा समागम के नाम से, इस साल भी करूंगा। और उसमें से हम लोग बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। अच्छा। तो टॉप 10 जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो हमारे यहाँ काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो उसका पूरा प्रोसेस है। उसमें से उनकी जो भी काउंसलिंग फीस होती है वो फ्री रहती है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता, पहला तो ये। और उनकी जो कॉलेज की फीस होती है वो हमारी कंपनी पे करती है। ग्रेट। उसमें से हम उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी कंसीडर करते हैं। हुँ। तो मेरे फादर भी फॉर्मर हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक गरीबी वाला कनेक्शन मेरे सारे बच्चों से है जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं या जिनके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा रही है। हुँ। तो मुझे लगता है कि अरे उसको इनिशिएटिव अगर दे सकते हैं तो देन दे देते। तो ऐसे कोई स्टूडेंट्स मतलब ऐसी कोई स्टोरी कि कभी आपके पास कोई ऐसा बच्चा आया, आपको लगा कि नहीं पढ़ने में बहुत तेज़ है, लेकिन नहीं कर पा रहा है बिकॉज़ ऑफ फैमिली इश्यू है? हाँ, बहुत बार आते हैं बच्चे, आ जाते हैं मेरे पास में कोचिंग के लिए आते हैं कि सर कोचिंग में आप किसी के यहाँ कह दीजिए तो मुझे फ्री में एजुकेशन हो जाएगा, किसी का कूपन कोड लेके दे दो। हुँ। तो मैं तो इस एडुटेक इंडस्ट्री में हूँ तो दिन सारे ही मेरे टच में है। बहुत सारे मुझे टीचर्स भी सपोर्ट करते हैं। हुँ। SP सिंह सर है हमारे यहाँ एक न्यू लाइट कोचिंग में, तो मैं उनको बोल देता हूँ तो देन वो बच्चे की कंडीशन पे रेडी हो जाते हैं पढ़ाने के लिए कि ठीक है चलो भेज दो, मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेट, ग्रेट। मतलब अभी भी दुनिया में ऐसे लोग हैं। हाँ, हाँ। वो 40 साल से पढ़ा रहे हैं। एक न्यू लाइट एक बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हाँ। SP सिंह सर हैं, उन्होंने बहुत एक स्टूडेंट से उसकी शुरुआत करी थी।
मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा उनके पास जाता होगा तो खाली नहीं आता है। अच्छा, करियर किक की बात करूँ और अदर मैं और कंपनीज और कंसल्टेंसी की बात कर लूँ, क्योंकि मार्केट देखिए बहुत है, बहुत सारे लोग हैं कंपटीशन में खड़े हो गए हैं आजकल, तो मतलब सोशल मीडिया पर तो भरा पड़ा है और वैसे भी मार्केट में बहुत से लोग हैं। लेकिन करियर किक अलग कैसे है, मतलब क्या आप ऐसी एक्सपर्टीज हैं आप में, क्या आप दे रहे हैं ऐसे कि आप बिल्कुल अलग हैं उनसे? पहली चीज तो मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हम्म। बिकॉज जितना खरा सोना मैं दे रहा हूँ कोई नहीं दे रहा मार्केट में। दूसरी चीज, स्कैमर्स बहुत सारे हैं, तो बच्चों को मुझे बचा के रखना पड़ता है स्कैमर्स से, हम्म। कि भाई आप ड्रॉप करो, कुछ भी करो, एडमिशन लो या ना लो, बट इन सब चीजों से बच के रहना है। एटलीस्ट अवेयर होके रहो, ताकि अपकमिंग अगर आपके यहाँ कोई बच्चा होगा तो आप उसको गाइड कर पाओगे। हम्म। तो मेरी जो यूएसपी है वो मैं आपको बताऊं, कि हम अगर किसी कॉलेज के साथ एसोसिएट कर रहे हैं तो हमारी एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। अब है क्या कि जो अदर कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, वो क्या करते हैं कि जो कॉलेज चल नहीं रहे हैं या जिनकी सीटें खाली पड़ी हैं, उन्होंने उनके साथ टैप कर लिया, कॉलेज उनको पैसा पे करता है और वो वहाँ पे एडमिशन भेज देते हैं। वहाँ पर फैकल्टी है नहीं है, उस बच्चे का प्लेसमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बच्चे की हर एक उस चीज़ से मतलब है जो उसके जीवन के लिए इनिशिएटिव डालती है, उसके जीवन को अच्छा कर सकती है, एक इम्पैक्ट अच्छा डाल सकती है, उसका लाइफ बहुत स्मूथ हो सकता है। वो उसकी फैकल्टी हो, प्लेसमेंट हो, पर्सनल लाइफ हो, कुछ ही हो, वॉट एवर, एवरीथिंग, वो मेरे पास में कभी भी आएगा। इतना उसका फेथ है, तो हम कॉलेज के साथ में जब भी अपना एसोसिएशन करते हैं तो हमारी एक खुद की टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि सर बच्चे का हमारे लिए फीडबैक बहुत मैटर करता है। अगर फैकल्टी नहीं होगी तो बच्चा हो सकता है बंक करने की वजह से ना बताए एक बार, बिल्कुल। लेकिन मैं आपको अपने लेटर हेड पे जरूर नोटिस दूंगा कि भाई ये मेरे को एक हफ्ते के अंदर रिजॉल्व चाहिए, और मुझे लोग करके देते हैं। ओके। बाकी जगह क्या, एक बार एडमिशन कर दिया और दिन बच्चों से कोई रिलेशन नहीं है, तो मेरे से बच्चे से रिलेशन तो देन मतलब कोर्स खत्म होने तक है, जब तक वो सेटल्ड नहीं हो जा रहा कहीं। और मुझे लगता है कि जो रिलेशन आप डेवलप कर रहे हैं, यही रिलेशन है कि स्टूडेंट्स आपसे जुड़ते हैं, क्योंकि बिल्कुल सही आपने कहा, मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन एक रिलेशन जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, वो एक कनेक्शन नहीं बिल्ड हो पा रहा इस है। पे अभी एक रिसेंट का एक और बात, वाकया बताता हूँ आपको, बिकॉज एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है मिर्जापुर यूपी में, उसके साथ में हमारा एसोसिएशन था बीएमएस का। बिकॉज हम किसी कॉलेज के साथ में काम करते हैं तो वो भी कॉलेज रन नहीं हो रहा था, हुँ। तो मैंने बोला कि सर आपको ये करना पड़ेगा, आपको कॉलेज तो चलने चलने लगेगा। हुँ। तो बोले कि ठीक है। मैंने बोला सर आपको सेमिनार्स कराने पड़ेंगे, कुछ गेस्ट फैकल्टी बुलानी पड़ेगी, और मतलब बहुत सारे चीज़ें हैं जो बच्चे को चाहिए वो आपको करना पड़ेगा, बच्चे का फीडबैक देखना पड़ेगा आपको टाइम टू टाइम, फैकल्टी आपको पूरी रखनी पड़ेगी, वो ऑन पेपर रखते थे पहले। तो मैंने बोला सर कि ये नहीं चल पाएगा, हुँ। बच्चे को जो चाहिए वो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे, या जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं बच्चे से वो होना चाहिए। जी। तो मैं आपको बताऊं कि मैंने उनके यहाँ एडमिशन्स किए, उसके बाद में उन्होंने वो प्रॉमिस से वो पीछे हट गए। ओह! बोले अब तो एडमिशन हो गया, अब ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला मैं सर जुबान दे चुका हूँ बच्चों को, मैं इतने सालों से यूपी के अंदर मैंने 3000 एडमिशन करे हैं सर, हम एक बच्चे के साथ धोखा नहीं कर सकते हैं। आप 100 बच्चों को तो छोड़ ही दीजिए एकदम। हमने जो प्रॉमिस किए हैं हम उसको उसी फीस स्ट्रक्चर के साथ पढ़ाएंगे, फीस में भी कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते। उन्होंने फीस चेंज कर दी बढ़ा के, तो मैंने बोला सर फीस आप चेंज नहीं कर सकते हैं, फीस भी नहीं चेंज कर सकते, और जो हमारी बात आपसे हुई थी आपको उसी कमिटमेंट पे रहना पड़ेगा। तो वो एग्री नहीं हुए। फाइनली मुझे बच्चों का 30 लाख रुपीज रिफंड करना पड़ा, मैंने पूरा पैसा वापस किया, ओके। और मैंने उस इंस्टीट्यूट को वार्निंग भी कर दी कि भाई आप क्या करते हो बच्चे के साथ में, हम आपके लिए रेगुलर आवाज उठाते रहेंगे, हम बताते रहेंगे जो कि आपकी गवर्निंग अथॉरिटीज हैं, एनसीआईएसएम है, वो फैकल्टी नहीं रखते हैं। हुँ। तो मैंने उनको भी बताया हुआ है। हुँ। तो बच्चों के लिए तो अपनी बात रखनी पड़ती है हर जगह। बिल्कुल। और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं निखिल जी, मतलब मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनकर, और जिस तरह से आपका काम है कि स्टूडेंट्स के लिए आप इतना सोच रहे हैं, क्योंकि आजकल हम यही देख रहे हैं। मेरा खुद का भी एक छोटा भाई है, जब मैं उसका भी पिछले 3 साल पहले उसका एडमिशन कराने के लिए मैं खुद जा रही थी, तो मैं भी कॉलेजेस ढूँढ रही थी, कहाँ जाऊँ, कहाँ करूँ? मैंने नोएडा में बहुत सारे कॉलेजेस एक जैसे देखे। लगते हैं। हाँ, तो मतलब सब ऐसा लग रहा था सभी एक जैसा है। बड़ा मतलब मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि एक ही भाई है और मुझे लग रहा था कुछ अच्छा करे लाइफ में, तो मैंने भी बहुत कॉलेजेस छान-बीन के फिर मैंने एक जगह उसका एडमिशन लॉ में कराया। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हैं। पेरेंट्स के लिए तो बड़ा ईज़ी आप कर दे रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो आप, मुझे लगता है कि गार्जियन ही हुए, जो उन्हें ये बता रहा है कि भई आपके लिए कौन-सी राह अच्छी है, किस दिशा में आपको जाना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा। लास्ट में चाहूँगी कि आप जितने भी स्टूडेंट्स इस वक़्त इस पॉडकास्ट को देख रहे हो, या पेरेंट्स जो देख रहे हो, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? क्या करें, मतलब किन-किन चीज़ों से सतर्क रहें? कैसे करियर में आगे बढ़ें? स्टूडेंट और पेरेंट्स के लिए, दोनों के लिए मैसेज है। बच्चों के लिए मैसेज ये है कि जितनी आप में स्ट्रेंथ है, पूरी स्ट्रेंथ को, इस एज को, इस इरा को
झोंक दो पूरी ताकत के साथ पढ़ाई में, हम्म। बिकॉज अगर एक बार पढ़ जाओगे तो बहुत कुछ लाइफ में अचीव करोगे। हम्म। और अभी बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि मुझे पढ़ना है कि मस्ती करनी है, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस रहते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप एजुकेशन को एक टॉप प्रायोरिटी पे सेट कर दो कि मुझे इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, अगर मैं पढ़ूंगा नहीं तो मेरे ऊपर कर्ज आ जाएगा। दूसरी चीज पेरेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि बच्चे को अपने अकॉर्डिंग किसी डायरेक्शन में मत गाइड करिए कि भाई आपको डॉक्टर ही बनना है। हाँ। उसका जो दिल करे, जो करना है वो करे। और बच्चों पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं रखें, बिकॉज आज के टाइम पे बच्चे सुसाइड भी बहुत कर लेते हैं। उनको मतलब लाइफ में जीना सिखाएं। पहली दफा नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आगे अचीव कर लेगा, तो उसको उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल लाइफ के अकॉर्डिंग ढालें तो एटलीस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेई में अच्छा नहीं किया या 12th में अच्छा नहीं किया, बाद में 50 लाख की 1 करोड़ की पैकेज ली और वो गूगल जैसी कंपनी में एक ही जगह बैठ रहा है, जहाँ आईटी का बैठ रहा है वहीं पे दूसरा भी बैठ रहा है। तो ये बच्चे को आपको थोड़ा सा सिखाना है कि तुमको जीवन कैसे जीना है, कि आपकी लाइफ में किस चीज़ का कितना महत्व है। पढ़ाई भी बड़ी जरूरी है। उसको आज नहीं समझ में आता है, बट वो जब बड़ा हो जाता है 3 साल बाद, 5 साल बाद, तब वो उस चीज को महसूस करता है यार कि अब तो टाइम निकल गया, अदरवाइज हम इसको और कंज्यूम कर लेते। फिर एट द एंड में वो जितना कर पाता है उतना करता है। तो बच्चों और पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि भाई अपना कॉम्बिनेशन बनाओ और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को, अपने एजुकेशन को कंप्लीट करो। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। कभी कोई मेरी ज़रूरत पड़े तो आप यार मेरी टीम को, मेरी कंपनी को, मुझे आप रीच आउट कर सकते हो। मैं अपनी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। और फोड़ो जम के यार, पूरी लाइफ में बढ़िया बनाओ, सब कुछ अच्छा करो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। सब कुछ ऊपर वाले ने दिया हुआ अच्छा खासा, तो आप अचीव करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। बिल्कुल, बड़ी अच्छी आपने लास्ट में भी एक बात कही, तो मुझे एक छोटा-सा सवाल और आया है कि पेरेंट्स को भी ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूर है मतलब ज़रूरी है ये पॉडकास्ट पेरेंट्स भी देखें, बिकॉज़ ऑफ बड़ी अच्छी आपने बात कही कि पेरेंट्स जो है ना वो कन्फ्यूज़ कर देते हैं। बच्चे का मन होता है कि मेरे को लॉ करना है, लेकिन नहीं, हमारे घर में सब डॉक्टर बने हैं, तो तुमको भी डॉक्टर ही बनना है। इसके लिए हम एक बात कहते हैं, किसी का दिया हुआ आधा अधूरा ज्ञान खतरे से खाली नहीं होता। वो पेरेंट्स का हो या चाचा ताऊ का हो, हाँ। वो एकदम खतरनाक है और वो आपका भविष्य खराब कर देगा। मैं क्लियरली यही बोलता हूँ कि अगर आपको अपने बच्चे का फ्यूचर अच्छा चाहिए तो आप उससे राय लो ना यार, कि जो उस चीज में परफेक्ट है, जिसने उस डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन में उसने कुछ किया हुआ है, प्रैक्टिकली कुछ किया हुआ है। किसी की कही हुई बात और सुनी हुई बात पे क्यों करना है। बिल्कुल। किसी ने सुन लिया तो देन हम कल से वो करना शुरू कर दे रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू सिलेक्ट द करियर ऑप्शंस। बिल्कुल, और कहीं सुने पे करियर का तो चयन बिल्कुल नहीं करना नहीं, फिर चाहिए। क्या वैसे ही रिजल्ट भी आएगा, वैसे आउटपुट्स भी मिलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए पॉडकास्ट बड़ा ही हेल्पिंग होने वाला है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत-बहुत थैंक यू। बहुत-बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। मच मैम। और एट द एंड मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि भैया आयुर्वेदा एक धरोहर है और हम आयुर्वेदा प्रमोटर हैं, तो हम कहीं चूकते नहीं आयुर्वेदा को प्रमोट करने में। बीएमएस जो बच्चा सिलेक्ट करना चाह रहा है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी कंफ्यूजन। रीजन इज दैट, क्योंकि एक दौर आएगा, एक समय आएगा कि लोग पहला सिलेक्शन आयुर्वेदा का करेंगे, फिर बाकी अदर मेडिसिन का करेंगे। तो मुझे इंतजार है उस दौर का, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने एमबीबीएस को छोड़ के आयुर्वेदा में भी लिया एडमिशन। थैंक यू सो मच मैम, और इसी बात के साथ हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू। बाय बाय।